भारत में एक चुनाव हुआ, एक राज्य में, और उस चुनाव के नतीजे सुनकर पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स पर मातम छा गया। बांग्लादेश की सड़कों पर बेचैनी फैल गई। सवाल ये है, बंगाल का चुनाव और पाकिस्तान बांग्लादेश को तकलीफ क्यों? एक नेता हारे, ममता बनर्जी, और दो देश बेचैन हो गए। क्यों? क्योंकि ममता सिर्फ एक नेता नहीं थी। कई आरोपों के अनुसार ममता एक शील्ड थी, उन कथित घुसपैठियों की शील्ड जो चुपके इस देश में बस चुके थे। उस स्मगलिंग नेटवर्क की शील्ड जो बंगाल की बॉर्डर से चलने का आरोप झेलता रहा। उस पूरे इकोसिस्टम की शील्ड जिस पर भारत को अंदर से कमजोर करने के आरोप लगते रहे। अब वो शील्ड हट गई है और इसी वजह से पाकिस्तान बेचैन है। इसी वजह से बांग्लादेश घबराया हुआ है। और ये दर्द, ये घबराहट, ये डर असल में शुरू हुआ था साल 1947 में, जब एक अंग्रेज ने एक रात में नक्शे पर लकीर खींची थी। और उस लकीर ने जो जख्म दिया वो आज तक पूरी तरह भरा नहीं। उसी जख्म की पूरी कहानी आज इस डॉक्यूमेंट्री में। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। वीडियो को हाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दो देश, एक दर्द। भारत में एक चुनाव हुआ, बंगाल में, और पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स पर मातम छा गया। जियो न्यूज, ARY न्यूज, समा टीवी, कई चैनल्स ने इस हार को ब्रेकिंग न्यूज बनाया। एंकर्स बेचैन थे। कहा जा रहा था ये मुसलमानों के लिए खतरा है, अल्पसंख्यकों पर जुल्म होगा, ये बीजेपी का एजेंडा है। रुकिए, पाकिस्तान जहां हिंदुओं, ईसाइयों और अहमदियों पर अत्याचार की खबरें आती रहती हैं, जहां ब्लास्फेमी के नाम पर भीड़ हिंसा की घटनाएं सामने आती रहती हैं, वो पाकिस्तान भारत के मुसलमानों की चिंता कर रहा है। ये चिंता नहीं लगती, ये डर लगता है। अपने नेटवर्क के टूटने का डर। बांग्लादेश भी घबराया हुआ है, लेकिन उनका डर अलग है। कथित तौर पर उन लोगों की वापसी का डर जो चुपके भारत में घुसे, बंगाल में बसे और राजनीतिक वोट बैंक का हिस्सा बन गए। अब ममता नहीं तो शील्ड नहीं। पाकिस्तान को डर है स्मगलिंग रूट्स बंद होने का, बांग्लादेश को डर है घुसपैठियों की वापसी का। दोनों का दर्द एक ही जगह से आ रहा है, बंगाल की वो बॉर्डर जो सालों से कमजोर मानी जाती रही, जो एक पूरे इकोसिस्टम को जिंदा रखे हुए थी, वो अब बंद होने वाली है। इसीलिए दो देश बेचैन हैं, एक नेता की हार पर, क्योंकि उनके लिए वो नेता एक रखवाली जैसी थी, और अब वो रखवाली खत्म हो गई। साल था 1947। एक साल, एक फैसला, एक ऐसा जख्म जो आज तक नहीं भरा। अंग्रेज जा रहे थे, 200 साल तक इस देश को लूटा, खोखला किया, तोड़ा, और जाते जाते एक आखिरी तोहफा दे गए। पार्टीशन। साइरल रेडक्लिफ, एक अंग्रेज वकील जिसने भारत को ठीक से देखा भी नहीं था, जिसे इस मिट्टी की खुशबू नहीं पता थी, उसने एक कमरे में बैठकर नक्शे पर एक लकीर खींच दी, बस। और उस एक लकीर ने लाखों लोगों की जान ले ली, करोड़ों लोगों को बेघर कर दिया और एक पूरे देश को टुकड़ों में बांट दिया। जिन्ना को अलग देश चाहिए था, 2 नेशन थ्योरी, यानी हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। अंग्रेजों ने इस थ्योरी को हवा दी, क्योंकि बंटा हुआ भारत कमजोर भारत था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। पश्चिम में वेस्ट पाकिस्तान, पूरब में ईस्ट पाकिस्तान, दोनों के बीच पूरा भारत। एक अजीब देश, दो हिस्से, 1000 मील की दूरी, अलग भाषा, अलग कल्चर, अलग सोच। बस एक चीज कॉमन थी, रिलीजन। लेकिन सिर्फ रिलीजन से देश नहीं चलते। इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा तकलीफ किसे हुई? बंगाल को। वो बंगाल जो सदियों से एक था, एक भाषा, एक संस्कृति, एक पहचान, उसे बीच से चीर दिया गया। एक ही भाषा बोलने वाले लोग एक रात में 2 देशों के नागरिक बन गए। एक ही नदी के 2 किनारे 2 अलग देशों में चले गए। खून बहा, आंसू बहे और एक पूरी सभ्यता टूट गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के साथ जो किया वो इतिहास का एक काला अध्याय था। बंगाली भाषा पर दबाव, बंगालियों को दूसरे दर्जे का नागरिक मानने के आरोप, और जब आवाज उठी तो पाकिस्तान आर्मी ने भयानक कार्रवाई की। ऑन ऑपरेशन सर्चलाइट, साल 1971, लाखों बंगाली मारे गए, गांव जलाए गए, महिलाओं पर अत्याचार हुए।
भारत चुप नहीं रहा। इंदिरा गांधी ने फैसला किया। 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर किया। इतिहास के सबसे बड़े सरेंडर्स में से एक। ईस्ट पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, लेकिन खुशहाली तुरंत नहीं आई। गरीबी रही, बांट रही, रोजगार की समस्या रही, और फिर एक रास्ता खुला। बंगाल की वो बॉर्डर, यहीं से शुरू हुआ घुसपैठ का खेल, जो सालों तक बढ़ता गया, और अब उसके नतीजे बदलने वाले हैं। रात का अंधेरा, नदी का किनारा, और एक आदमी जो अपनी पीठ पर एक बोरी लादे हुए है। बोरी में सामान नहीं है, बोरी में उसका पूरा जीवन है। वो पानी में उतरता है, ठंडा पानी, अंधेरी रात, दूसरी तरफ भारत। वो तैरता है, और जब वो दूसरे किनारे पर पहुंचता है तो टेक्निकली वो इलीगल है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई नहीं पूछता, क्योंकि आरोप है कि एक पूरा सिस्टम उसका इंतजार कर रहा होता था। साल 1997 एक रिपोर्ट आई इंटेलिजेंस ब्यूरो की, जिसमें दावा किया गया कि बंगाल और असम में बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स की संख्या करीब 1 करोड़ तक पहुंच चुकी है। 1 करोड़। पूरे देश में हड़कंप मच गया, लेकिन कुछ बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि जिन नेताओं को कुछ करना था उन्हें इन्हीं लोगों के वोट्स चाहिए थे। और फिर साल बीतते गए। 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, हर साल लाखों लोगों के आने के आरोप लगते रहे। हर साल नेटवर्क मजबूत होता रहा, हर साल नंबर्स बढ़ते रहे, और 2026 तक दावा किया गया कि यह संख्या 2 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। यानी 30 साल में लगभग दोगुनी। यानी हर साल औसतन 3 से 4 लाख लोग, यानी हर महीने 25 से 30 हजार लोग, यानी हर दिन सैकड़ों से हजारों लोग चुपके से रात को बिना किसी को बताए इस देश में। बंगाल की बॉर्डर 2217 किलोमीटर, आधी से कम जगह पर फेंसिंग, बाकी बॉर्डर जंगल, नदियां, खेत, और रात को रास्ता। बीएसएफ है, जवान है, लेकिन हर जगह जवान नहीं हो सकते, और जहां जवान नहीं थे वहां नेटवर्क था, एजेंट्स थे, रूट्स थे, रेट्स थे। बॉर्डर पार करने का अलग रेट, फेक डॉक्यूमेंट बनवाने का अलग रेट। बॉर्डर पार करने के बाद असली खेल शुरू होता था। पहले वोटर आईडी, फिर आधार, फिर राशन कार्ड, और एक बार ये मिल गए, जो कल तक बांग्लादेश का नागरिक था आज कागज पर भारतीय बन गया। वोटर लिस्ट में नाम, गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा, और एक राजनीतिक दल को एक और पक्का वोट। आरोप यही है, ये एक्सीडेंट नहीं था, ये एक प्लान्ड इकोसिस्टम था। घुसपैठिए आते थे, डॉक्यूमेंट्स बनते थे, टीएमसी को वोट मिलता था, ममता जीतती थी, और बदले में प्रोटेक्शन मिलती थी। आरोप लगते रहे कि इसी वजह से एनआरसी का विरोध किया गया, इसीलिए सीएए पर सड़कों पर विरोध हुआ, इसीलिए बीएसएफ का ज्यूरिसडिक्शन बढ़ने पर आपत्ति उठाई गई, क्योंकि घुसपैठ रुकती तो वोट बैंक रुकता, वोट बैंक रुकता तो सत्ता रुकती। मुर्शिदाबाद, मालदा, नॉर्थ 24 परगना। 30 सालों में डेमोग्राफिक्स बदलने के दावे किए गए। गांव के गांव बदल गए। पुराने लोग अपने ही गांव में अल्पसंख्यक होने लगे। बंगाल सिर्फ मंजिल नहीं था, रास्ता था। डॉक्यूमेंट्स बनवाओ और फिर दिल्ली, मुंबई, केरल, पूरे देश में फैल जाओ। आरोप है ये रास्ता ममता सरकार की नरमी की वजह से खुला रहा। अब ममता सत्ता में नहीं है, रास्ता बंद होने वाला है, और इसीलिए बांग्लादेश बेचैन है, पाकिस्तान घबरा रहा है, और भारत पहली बार सालों बाद चैन की सांस लेने की उम्मीद कर रहा है। बंगाल की बॉर्डर 2217 किलोमीटर। रात को ये सिर्फ एक लकीर नहीं थी, ये एक बाजार थी, एक ऐसा बाजार जो रात को खुलता था, जहां सब कुछ बिकता था, जहां कोई नहीं पूछता था, और जहां आरोपों के मुताबिक सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को मिलता था। हर रात बंगाल के गांवों से हजारों गायें निकलती थीं, चुपके चुपके, अंधेरे में, एक पूरे नेटवर्क के साथ, और सुबह होते होते वो गायें बांग्लादेश में होती थीं। ये कैटल स्मगलिंग थी, और इसका सबसे बड़ा नाम सामने आया अनुब्रत मंडल, टीएमसी का नेता, बीरभूम का जिला अध्यक्ष, ममता का करीबी माना जाने वाला चेहरा। सीबीआई ने गिरफ्तार किया, करोड़ों की संपत्ति के आरोप लगे, पूरा नेटवर्क सामने आने की बातें हुई। लेकिन ये सिर्फ गायों की कहानी नहीं थी, ये तो बस एक झलक थी। वो नोट जो पाकिस्तान में छपते थे, भारत में चलते थे,
पाकिस्तान की एक पुरानी साजिश बताई जाती है। भारत की इकॉनमी को तोड़ो, नकली नोट छापो, भारत में भेजो, बाजार में घुसाओ। और इस साजिश का सबसे बड़ा रास्ता माना गया बंगाल की बॉर्डर। फेक इंडियन करेंसी नोट्स पाकिस्तान में छपते थे, बांग्लादेश के रास्ते आते थे और बंगाल की बॉर्डर से भारत में घुसते थे। एनआईए की रिपोर्ट्स, आईबी की फाइल्स, इनमें ऐसे नेटवर्क्स का जिक्र बताया जाता रहा। बंगाल का बॉर्डर एरिया इस पूरे नेटवर्क की बड़ी आर्टरी माना गया और आरोप लगा कि ममता सरकार आंखें बंद किए बैठी रही। याबा, वो गोली जो जिंदगी बर्बाद करती थी, बांग्लादेश से आती थी। छोटी सी गोली, गुलाबी रंग, मीठी खुशबू। याबा, मेथाम्फेटामिन और कैफीन का कॉम्बिनेशन। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, नॉर्थ ईस्ट, नौजवान बर्बाद हो रहे थे। और आरोप है कि वो रूट ममता के राज में पूरी तरह बंद नहीं हुआ। बीएसएफ को काम नहीं करने दिया गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। बीएसएफ थी, जवान थे, तैनात थे, फिर ये सब कैसे होता रहा? आरोप है जब भी बीएसएफ ने सख्ती की, ममता सरकार ने विरोध किया। 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन बढ़ाया 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। ममता ने इसका खुलकर विरोध किया, असेंबली में रिजोल्यूशन पास किया, कानूनी रास्ते अपनाए। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि बीएसएफ की सख्ती का मतलब था स्मगलिंग बंद। स्मगलिंग बंद मतलब नेटवर्क टूटा। नेटवर्क टूटा मतलब वो लोग नाराज जो इस इकोसिस्टम को चलाते थे। अब क्या बदलेगा? बीजेपी सरकार आ रही है। बीएसएफ और स्टेट पुलिस में पहली बार सही कोऑर्डिनेशन हो सकता है। बॉर्डर फेंसिंग पूरी हो सकती है। कैटल स्मगलिंग पर रोक लग सकती है। फेक करेंसी रूट्स खत्म हो सकते हैं। याबा की सप्लाई चेन टूट सकती है। और पाकिस्तान, जिसने इस बॉर्डर को अपने एटीएम की तरह इस्तेमाल किया, उसका एटीएम बंद हो सकता है। इसीलिए पाकिस्तानी न्यूज पर मातम है, क्योंकि जो बॉर्डर सालों से कमजोर थी वो अब मजबूत होने वाली है, हमेशा के लिए। 2 करोड़, जरा सोचिए, 2 करोड़ लोग, ये कोई छोटी संख्या नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी के करीब है। ये श्रीलंका की आबादी के आसपास है। 2 करोड़ लोग जो इस देश में होने के दावे किए जाते हैं, बिना परमिशन के, बिना सही डॉक्यूमेंट्स के, बिना कानूनी अधिकार के। और सवाल यह है, अब इनका क्या होगा? एनआरसी, जिसे ममता ने रोकने की कोशिश की। एनआरसी का मतलब है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, यानी देश में कौन असली नागरिक है और कौन नहीं, इसकी जांच। दुनिया के कई देशों में नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाता है। भारत में असम में एनआरसी हुआ था। वहां करीब 19 लाख लोगों के नाम लिस्ट से बाहर रह गए थे। अब सवाल उठता है, अगर यही प्रक्रिया बंगाल में होती तो क्या होता? आरोप यही लगाए जाते हैं कि ममता बनर्जी को डर था, एनआरसी से उनका वोट बैंक कमजोर हो जाएगा। इसलिए एनआरसी का विरोध हुआ, सीए का भी विरोध हुआ, क्योंकि अगर इल्लीगल घुसपैठियों की पहचान शुरू हो जाती तो राजनीति का पूरा हिसाब बदल सकता था। अब ममता सत्ता में नहीं है, इसीलिए रास्ता पहले से ज्यादा साफ माना जा रहा है। असम मॉडल। अब बंगाल में भी असम में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, वोटर लिस्ट की जांच हुई, फेक डॉक्यूमेंट्स पर कार्रवाई हुई, कई लोगों की नागरिकता की जांच शुरू हुई। यही मॉडल बंगाल में भी लाया जा सकता है। बंगाल में क्या होगा? हर घर की जांच हो सकती है, हर गांव में वेरिफिकेशन हो सकता है, वोटर लिस्ट से गलत नाम हट सकते हैं, आधार और डॉक्यूमेंट्स की दोबारा जांच हो सकती है। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स बंगाल में भी बनाए जा सकते हैं। यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है। सीए, असली शरणार्थियों के लिए सीए को बहुत गलत तरीके से समझाया गया। सीए उन लोगों के लिए है जो अपने धर्म की वजह से दूसरे देशों में परेशान किए गए और भारत में शरण लेने आए, जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी। जो सच में मजबूरी में आए हैं उन्हें नागरिकता मिल सकती है, लेकिन जो सिर्फ वोट बैंक के लिए लाए गए हैं उनके लिए जगह नहीं होनी चाहिए। और यहां आता है बांग्लादेश का वो डर जो उन्हें रात को नींद नहीं आने देता। अगर बड़ी संख्या में लोग वापस भेजे गए तो बांग्लादेश की इकोनॉमी पर झटका लगेगा। वो रेमिटेंस जो ये लोग भारत से भेजते थे बंद होगी। वो लेबर जो भारत के मार्केट्स में काम करती थी वापस आएगी। एक देश जो पहले से ओवर पॉपुलेटेड है, जहां पहले से रोजगार की समस्या है, जहां बाढ़ और तबाही बार बार आती रहती है, उस देश में अगर लाखों करोड़ों लोग वापस जाते हैं तो दबाव बढ़ेगा,
बांग्लादेश की सरकार जानती है ये बोझ आसान नहीं होगा, इसीलिए घबराहट है, इसीलिए न्यूज़पेपर में हेडलाइंस हैं, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टियां बयान दे रही हैं, क्योंकि जो खेल सालों से चल रहा था वो अब खत्म होने वाला है। रुकिए, एक सेकंड पीछे जाइए, याद कीजिए वो पहला सवाल, बंगाल का चुनाव और पाकिस्तान बांग्लादेश को तकलीफ क्यों? अब जवाब मिल गया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुम्हारा दर्द समझ आता है। सालों से एक आसान रास्ता था, एक कमजोर बॉर्डर थी, एक नेता थी जिस पर आंखें बंद रखने के आरोप लगते रहे। लेकिन वो दिन गए। भारत की जमीन पर भारत का कानून चलेगा, भारत की बॉर्डर पर भारत का पहरा होगा और भारत के नागरिकों के हक पर कोई बाहरी डाका नहीं डालेगा, कभी नहीं। बंगाल, रविंद्रनाथ की भूमि, नेताजी की धरती, विवेकानंद की चेतना, उस बंगाल को उसकी असली पहचान वापस मिलेगी। वो बॉर्डर जो घुसपैठ का गेटवे बन गई थी अब दीवार बनेगी, मजबूत, अटल, अभेद्य। दोस्तों, अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, जय बंगाल।